सुबह पूरी तरह पेट साफ नहीं हो पाया तो लग गया ना पूरे दिन पर ताला। इसलिए सॉफ्टवैक 100% नेचुरल एक्टिव से बना क्लिनिकली प्रूवन फॉर्मूला जो दे पेट को साफ होने का पूरा सेटिस्फैक्शन। सॉफ्टवैक, रहो हल्के, जियो खुल के। तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। कल के लिए माफ़ी, कल बहुत काम था और मुंबई से वापसी फिर कई और चीज़ें थी, इसलिए कहानी सुना नहीं पाया, लेकिन आज कहानी लेकर हाजिर हूँ। कल से आप देख रहे होंगे लगातार अब सुशांत की मौत की जो कहानी शुरू हुई थी वो पूरे ड्रग्स के एंगल पे अब वो मामला जा रहा है और कई बड़ी एक्ट्रेस का नाम आ रहा है, चाहे वो दीपिका पादुकोण हो, चाहे कीर्ति सेनन हो, चाहे श्रद्धा कपूर हो। लेकिन ये सारे जो नाम आ रहे हैं, इसको और सुशांत की मौत को, दोनों को जोड़ कर नहीं देखा जाना चाहिए। ये पूरा ड्रग्स का जो कंजम्पशन है, कौन कौन लेता है, यूज़ करता है, ये उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है पैरेलल। सीबीआई की जहाँ तक जांच की बात है, जो सुशांत की मौत को लेके पूरा मामला था, क्या खुदकुशी या कत्ल, सीबीआई की टीम दिल्ली लौट चुकी है। एसआईटी आपको पता ही है। यहाँ पे सबकी नज़र थी एम्स फॉरेंसिक टीम पे। पहले था मीटिंग संडे को है, फिर मंडे टला, फिर आज फॉरेंसिक टीम डॉक्टर सुधीर गुप्ता की अगुवाई में सीबीआई की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम के साथ उनको मिलना था, अपनी रिपोर्ट देनी थी कि फॉरेंसिक एविडेंस में उन्होंने क्या पाया। जो कलीना फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट है, विसरा की या कूपर हॉस्पिटल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उन चीज़ों में और जो इन्होंने जांच की उनमें क्या फ़र्क पाया या हूबहू है, जिससे ये पता चल सके कि मौत का सच क्या है। आज मीटिंग थी सीबीआई के एसआईटी की टीम के साथ, लेकिन वो मीटिंग आज पोस्टपोन हो गई। उसकी वजह ये थी कि फॉरेंसिक की कुछ रिपोर्ट अभी आई नहीं, कुछ रिपोर्ट अधूरी है। तो उन्होंने कहा कि रिपोर्ट पूरी हो जाए, उसके बाद हम इस बारे में फिर मीटिंग करेंगे और तब तय होगा। तो कुल मिला के अब नज़र सीबीआई और फॉरेंसिक टीम की इस मिलन पर है कि दोनों आमने सामने बैठे और उसके बाद पता चले कि मामला है क्या। तो उसके लिए भी मुझे लगता है इंतज़ार करना पड़ेगा। अब आइए आज की स्टोरी पर आते हैं। रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी के सामने स्टेटमेंट दिया है। लगातार 3 दिन तक पूछताछ हुई और उन 3 दिनों में तमाम बातें पूछी गई। उसके बाद जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया उस पर उनको बताया गया कि आपका स्टेटमेंट, उन पर उनके दस्तखत कराए गए और फिर उसी स्टेटमेंट के आधार पर उनको कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ से पहले पुलिस का जुडिशल कस्टडी जहाँ पे हैं वो 22 तक है। लेकिन अभी तक रिया चक्रवर्ती के वकील ने ज़मानत की अर्जी नहीं दी हाई कोर्ट में। उसके पीछे उनके अपने कुछ प्लानिंग है। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि रिया ने आखिर क्या कुछ कहा एनसीबी के सामने, क्या कुछ बताया। तो वो जो सारे स्टेटमेंट, जो सारी चीज़ें बताई, एनसीबी के कुछ अफसर हैं जिनके साथ बातचीत हुई और उनसे भरोसे में लेकर वो सारी चीज़ें पूछी, तो उन्होंने जो कुछ बताया मैं कोशिश करूँगा हूबहू वैसे ही आपको वो बताऊँ कि उन्होंने क्या कुछ कहा एनसीबी के सामने। कुछ नाम जो हैं उन्होंने लिए, वो नाम मैं नहीं लूँगा इसलिए कि उस नाम के बारे में अभी एनसीबी की टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है कि रिया ने जो ये नाम लिए सिर्फ दुश्मनी में लिए या फिर बदला लेने के लिए लिए, जेलसी में लिए, या वाकई कोई कनेक्शन है ड्रग्स का। तो उसकी अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जैसे जैसे नाम आएगा एनसीबी संबंध करेगी तो वो नाम खुद ब खुद सामने आ जाएगा। तो इसलिए जब तक जांच में उन नाम और रिया ने जो बताया दोनों का मेल नहीं होता, नाम लेना ठीक भी नहीं होगा। रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी के सामने जो कुछ कहा वो अब पेश है आपके सामने। अलग अलग चीज़ें हैं इसमें। सबसे पहली चीज़, एक शादी थी जयपुर में, एक हाई प्रोफाइल शादी थी और उसमें मुंबई से बॉलीवुड के भी कई लोग आ रहे थे। रिया को भी वहाँ जाना था और वो शादी 2 हिस्सों में थी, एक प्री वेडिंग और एक मेन वेडिंग। तो शादी के लिए मुंबई के कई जो दिग्गज हैं जो पहुँचे, उन्होंने कुछ कोक का इंतज़ाम कराया, मतलब कोकी। पूछा गया कि मुंबई से कौन कौन इस शादी में अटेंड होने जा रहा है और कौन कौन उसमें शामिल होगा और कौन कौन कितनी मात्रा में कोक लेगा। उसी हिसाब से कोक का अरेंजमेंट किया जाएगा। कोक यानी कोकीन। तो हर एक की जो अपनी कंजम्पशन की एक मतलब आदत है या कितना लेता है उसकी, उस हिसाब से लोगों से पूछा गया और बाकायदा इसके लिए एक ग्रुप बनाया गया, एक व्हाट्सएप ग्रुप, और उस ग्रुप में सबसे पूछा गया। किसी ने कहा 1 ग्राम, किसी ने कहा 2 ग्राम। उस हिसाब से वो सारे कोकीन की मात्रा तय हुई कि हमें 10 या 20 ग्राम कोकीन चाहिए।
इस पूरे व्हाट्सएप ग्रुप में रिया चक्रवर्ती भी शामिल थी, लेकिन इस ग्रुप में सुशांत नहीं थे और न इस शादी से सुशांत का कोई लेना देना था। बातचीत होती है, लोग पहुंचते हैं, मुंबई से कोक का इंतज़ाम किया जाता है, सब पैसे देते हैं, सब अपनी अपनी मात्रा बताते हैं और फिर जाकर उस शादी में इस कोक को कंज्यूम करते हैं। लेकिन प्लान के मुताबिक रिया चक्रवर्ती को प्री वेडिंग में पहुंचना था और उन्होंने अपनी जो मात्रा लिखाई थी वो करीब 1 ग्राम थी। अब 1 ग्राम में 5 शायद लकीर बनती है जो आप नाक से यूज़ किया जाता है। तो वो 2-3 दिन वहाँ रहना था, तो हर एक ने अपनी अपनी खपत के हिसाब से ऑर्डर दिया। लेकिन ऑर्डर देने के बाद भी रिया चक्रवर्ती प्री वेडिंग में नहीं पहुंची और बाकी जो लोग गए थे वो सब पहुंचे। इसके पूरे सबूत एनसीबी के पास है। तो वो जो लोग थे, किस तरह से मुंबई में कोक खरीदा गया, किन से खरीदा गया, शादी में कौन कौन थे, वो बड़े लोग कौन थे, इसकी एनसीबी जांच कर रही है और इस जांच के बाद वो तय करेंगे कि आगे की कार्रवाई क्या होगी। ये सारी चीज़ें व्हाट्सएप चैट के जरिए एनसीबी तक पहुंची और एनसीबी ने इस बात पर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की और रिया चक्रवर्ती ने अपने स्टेटमेंट में माना कि हाँ, जयपुर में एक शादी थी, उस शादी में कोक का इंतज़ाम किया गया, बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप बना, उसमें हर एक से पूछा गया और फिर लोगों ने यूज़ भी किया। पर उनका कहना था कि वो प्री वेडिंग में नहीं गई, वेडिंग के दिन पहुंची, इसलिए सब कुछ देने के बाद भी, शायद पैसे देने के बाद भी वो कोक यूज़ नहीं कर पाए। लेकिन इस बयान को अब जो बाकी लोग नाम है उसमें और जो ड्रग पैडलर है जिनसे लिया गया, एनसीबी कोशिश कर रही है पता करने की कि रिया ने कितना सच कहा और कितना झूठ कहा, क्योंकि सिर्फ बयान के आधार पर सब कुछ नहीं होता, बल्कि आपको क्रॉस चेक करना पड़ता है। ये तो रही एक कहानी का पार्ट। अब दूसरा, शुरू में सुशांत की मौत के बाद बड़ी सारी आवाज़ें उठी थी कि नेपोटिज्म, फिल्म में भाई भतीजावाद, सुशांत को एक ख़ास फिल्मी बिरादरी जो है उसने अलग थलग कर दिया, सुशांत इसको लेकर डिप्रेशन में थे, परेशान थे और फिल्मी करियर को लेकर उन्हें लगता था कि जो बड़े बजट की फिल्में उनके हाथ से एक एक कर छूट रही हैं। और 2 नाम भी आए थे उस वक्त, एक आया था रणबीर सिंह का और एक आया था वरुण धवन का। रिया चक्रवर्ती ने जो एनसीबी के सामने अपना स्टेटमेंट दिया है उसमें उन्होंने रणबीर सिंह का तो नहीं, वरुण धवन का नाम दिया। उन्होंने कहा कि वरुण धवन से हमेशा सुशांत को ये लगता था कि वो जानबूझकर उसके फिल्मी करियर को आगे बढ़ने से रोक रहा है। वो फिल्म इंडस्ट्री से है, डेविड धवन का बेटा है और बड़े बड़े डायरेक्टर के साथ काम कर चुका है। तो सुशांत को लगता था कि वरुण धवन नहीं चाहता है कि वो फिल्म इंडस्ट्री में आगे बढ़े, नाम कमाए और इसके लिए वरुण धवन ने अपनी फिल्म इंडस्ट्री में पहुंच का फ़ायदा उठाया। ये रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी को बयान दिया। इससे एक चीज़ साफ हो जाती है, ये खुदकुशी और कत्ल की बात साइड में रखी, जो शुरुआत में सुशांत की मौत के बाद एक मुद्दा उठा था नेपोटिज्म और भाई भतीजावाद का, वो गलत नहीं है, क्योंकि रिया के इस बयान के मुताबिक एनसीबी को दिए गए वरुण धवन से हमेशा यही लगता था कि सुशांत ये मानता था कि वरुण धवन उसके फिल्मी करियर को बढ़ने से रोक रहा है और इसके लिए वो अपने जो पहुंच है उसका इस्तेमाल कर रहा है। ये एनसीबी को बयान दिया है रिया चक्रवर्ती ने। अब पूरी कहानी की जाहिर सी बात है एनसीबी जानना चाहती थी कि ये ड्रग्स, सुशांत की मौत का इससे कोई लेना देना, वो पार्ट अलग है सीबीआई की जांच। लेकिन पूरे ड्रग्स का खेल क्या था, सुशांत और बाकी उनके आसपास के लोगों का, उस पर लंबी पूछताछ हुई और जो पूरे बयान दिए उस पूरे बयान को एक कहानी की तरह आपको मैं सुनाता हूँ। और ये सब कुछ रिया ने जो बताया एनसीबी को उसके हवाले से। पहली चीज़, रिया ने आज तक के इंटरव्यू में ये दावा किया था कि उसने कभी ड्रग्स नहीं लिया और वो अपना डोप टेस्ट या ब्लड टेस्ट कराने को तैयार है। रिया चक्रवर्ती ने झूठ बोला था। रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी को दिए अपने बयान में माना है कि वो ड्रग्स लेती थी और सुशांत की ज़िंदगी में आने से पहले लेती थी। अप्रैल 2019 में सुशांत और रिया ने एक दूसरे को प्यार का इजहार किया और फिर दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में आए। लेकिन रिया के बयान के मुताबिक रिया सुशांत की ज़िंदगी में आने से पहले से ड्रग्स लेती थी। न सिर्फ गांजा लेती थी बल्कि उसने कोक भी लिया, शायद MDMA भी लिया। ये उसने कबूल किया है, यानी जो इंटरव्यू में उसने कहा था वो झूठ था। तो रिया ड्रग्स पहले से लेती थी। अब सुशांत की ज़िंदगी में आने के बाद ये पूरा ड्रग्स का खेल क्या हुआ, ये जो पूरी कहानी है वो कुछ यूँ है। रिया चक्रवर्ती के मुताबिक सुशांत जब
सीरियल से हटकर फिल्मों में काम करना शुरू किया। तब रिया हालांकि ज़िंदगी में नहीं थी। कहना है कि असल में सुशांत को ड्रग्स की जो लत लगी है, जो ड्रग्स लेना शुरू किया और ज़्यादा मात्रा में लेना शुरू किया, वो 2017 के आसपास की बात है, जब केदारनाथ फिल्म की शूटिंग पहाड़ी इलाकों में और हिमालय के आसपास हो रही थी। और उस फिल्म में हीरोइन जो उनकी को स्टार थी वो सारा अली खान थी। शूटिंग ऐसी जगह पे थी जहाँ पे ड्रग्स बड़ी आसानी से अवेलेबल था। वहाँ का माहौल, वहाँ की चीज़ें, वहाँ के लोकल लोग, तो आमतौर पे ऐसी जगहों पे गांजा वांजा बड़ी आम बात हो जाती है। तो वहाँ पे केदारनाथ की शूटिंग के दौरान सुशांत और सारा ने ड्रग्स लेना शुरू किया। दो चीज़ें थी। एक, अगर आप कोक वोक लेते हैं तो कहते हैं उससे वज़न घटता है, आपकी स्टेमिना बढ़ती है, नींद कम आती है। दूसरा, अगर आप गांजा और बाकी चीज़ें जो आप ड्रग्स लेते हैं उसमें इसका उल्टा ये होता है कि वेट बढ़ता है, भूख ज़्यादा लगती है। वेट क्यों बढ़ता है? क्योंकि भूख ज़्यादा लगती है। तो केदारनाथ की शूटिंग के दौरान सारा अली खान और सुशांत, इन दोनों ने काफ़ी वेट गेन कर लिया। लगातार वहाँ लंबी शूटिंग थी और लगातार वो ड्रग्स ले रहे थे, लगातार भूख ज़्यादा बढ़ रही थी। तो जब वो मुंबई लौटे शूटिंग ख़त्म करके, तो इन दोनों ने काफ़ी वेट गेन किया था। फिर उसके बाद जिम और बाकी उसके ज़रिए इन्होंने वेट रिड्यूस किया, कम किया। तो शुरुआत जो हुई वो हुई केदारनाथ की शूटिंग के दौरान। इसके बाद सुशांत मुंबई लौटते हैं और फिर सुशांत और उनके आसपास के जो लोग थे वो उनके लिए ड्रग्स का इंतज़ाम करना शुरू करते हैं। तभी अप्रैल 2019 में रिया चक्रवर्ती सुशांत की ज़िंदगी में आती है। ये ऑलरेडी पहले से ये ड्रग्स ले रही थी। सुशांत उधर केदारनाथ के बाद ड्रग्स ज़्यादा ले रहे थे। अब ये घर पहुंचते हैं तो घर के अंदर जो 4-5 लोग थे उनमें से दो सबसे अहम कैरेक्टर थे, एक दीपेश सावंत और एक सैमुअल मिरांडा। ये दोनों सुशांत के घर में ड्रग्स का इंतज़ाम करते थे रिया के आने से पहले, और ये इंतज़ाम करते थे ड्रग्स पेडलर के ज़रिए। सुशांत ने कभी अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल किसी ड्रग पेडलर के लिए नहीं किया। डायरेक्ट अपने मोबाइल से कभी कोई ड्रग्स नहीं मंगाई। सुशांत को हमेशा ये लगता था कि वो एक तरह से कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर बिलीव करते थे। उन्हें हर पल ये लगता था कि शायद उनके आसपास के लोग साजिश कर दें, उन्हें किसी चीज़ में फंसा दें, बदनाम कर दें। इसको लेकर वो हमेशा डरे रहते थे। रिया चक्रवर्ती ने अपने बयान में ये कहा है कि इसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर बिलीव करने की वजह से सुशांत, जो उनके घर के लोग भी थे, उनसे भी ऐसी चीज़ों के और ड्रग्स को लेकर थोड़ा सा दूरी बना कर रखते थे। किसके हिस्से में क्या काम है उतना ही तक। अपना कोई मोबाइल, लैपटॉप और बाकी चीज़ें, उसमें कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं रखी। यहाँ तक कि जब सुशांत और रिया ट्रैवल करते थे गाड़ी में मुंबई में, तो सुशांत और रिया एक कार में बैठते थे और जो दूसरा स्टाफ होता था, जैसे सैमुअल मिरांडा हो या फिर दीपेश पंत हो, ये लोग उनके पीछे एक दूसरी कार में बैठते थे और हमेशा इस बात का ख्याल रखते थे रिया और सुशांत की सुशांत की कार में ड्रग्स के नाम, मतलब जरा सा भी कोई मात्रा ना हो, कोई सिगरेट ना हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो, इवन कोई स्मेल ना हो, ताकि अगर, क्योंकि सुशांत के दिमाग में हमेशा रहता था कि उनके आसपास के लोग साजिश कर रहे हैं उनके खिलाफ और फंसा सकते हैं, तो इस बात का हमेशा ख्याल रखा कि गाड़ी में कोई ऐसी चीज़ ना मिले कि अगर किसी ने मुखबरी कर दी और पुलिस ने पकड़ लिया तो गाड़ी के अंदर से कोई ऐसा सबूत मिले। इसीलिए जो ड्रग्स चलता था वो गाड़ी, सुशांत की जो पीछे दूसरी गाड़ी चलती थी उसमें वो ड्रग्स चलता था। सुशांत की गाड़ी में कभी भी सुशांत ने इस बात का हमेशा ख्याल रखा। और वैसे भी सुशांत और रिया एक ही गाड़ी में बैठते थे, बाकी स्टाफ दूसरी गाड़ी में। जो मेन, जब रिया जिंदगी में आई तो एक्सेप्ट किया उसने कि जब वो आई और पता चला कि सुशांत भी ड्रग्स लेते हैं और वो खुद ले रही थी, तो सुशांत के और करीब जाने के लिए रिया ने यह देखा कि अब तक ड्रग्स कौन ला रहा था। सैमुअल मिरांडा ला रहा था, दीपेश सावंत ला रहा था और इन दोनों के ड्रग पेडलर के साथ संबंध थे। रिया ने यह किया कि सुशांत की और करीबी पाने के लिए, भरोसा पाने के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि दीपेश सावंत चला गया कहीं और उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया। अब ड्रग्स चाहिए और ड्रग्स मिल नहीं रहा क्योंकि पेडलर दीपेश सावंत जानता है, सुशांत के पास कोई नंबर नहीं है। तो ऐसे वक्त में रिया ने सुशांत का और भरोसा जीतने और करीब आने के लिए अपने भाई को इस धंधे में एक तरह से घुसा दिया, ड्रग्स पेडलिंग के मामले में।
उसने शौविक चक्रवर्ती से कहा कि तुम्हारे कुछ दोस्त हैं जो ड्रग्स के धंधे में हैं, जिसमें बासित था, बासित का दोस्त जाहिद था, एक सूर्यदीप था। ये तीनों शौविक के दोस्त थे। रिया ने दीपेश सावंत और इन लोगों की कई बार गैर हाजिरी का भरपूर फायदा उठाया और अपने भाई के जरिए ड्रग पैडलर तक कांटेक्ट बनवाया और भाई से कहा कि तुम ड्रग्स मंगाओ। शौविक चक्रवर्ती इसके बाद बासित, जाहिद और सूर्यदीप इन लोगों के संपर्क में आया और जब जब जरूरत होती रिया शौविक को कहती। सबसे पहले सुशांत रिया से कहता, रिया शौविक से कहती, शौविक बासित से कहता, बासित जाहिद से कहता या सूर्यदीप से कहता, और इसके बाद वो ड्रग्स जो है पैसे भी यही लोग देते, रिसीव भी यही करते और फिर घर तक पहुंचता। तो सिर्फ और सिर्फ सुशांत का भरोसा जीतने के लिए रिया ने अपने छोटे भाई तक को इस ड्रग्स के गंदे धंधे में एक तरह से शामिल करवा दिया। अब ये सारी चीजें चलती रही। इसी बीच में 2 इंसिडेंट ऐसा होता है जो रिया के मुताबिक सुशांत की जिंदगी में सबसे बड़ा असर डालती है, कम से कम इस ड्रग्स के एंगल को लेकर। एक को स्टार सुशांत की फिल्म की, उसने जब मीटू मूवमेंट चल रहा था तो सुशांत के खिलाफ एलिगेशन लगा दिया। इस एलिगेशन से सुशांत इतना परेशान हो गए कि सुशांत ने जो आम दिनों में ड्रग्स लेते तो उससे कहीं ज़्यादा ड्रग्स लेना शुरू कर दिया, परेशानी की वजह से भी, और शायद ये भी था कि जो मीटू एलिगेशन लगाया था वो सच नहीं था तो उसकी वजह से भी। लेकिन सुशांत को एक ये भी लगता था कि जो मीडिया में खासतौर पर फिल्म इंडस्ट्री के जो फिल्म क्रिटिक्स हैं और बाकी जो लोग लिखते हैं, जिससे बड़ा फ़ायदा होता है फिल्म स्टार को कि कौन ऊपर जा रहा, कौन नीचे आ रहा, किसकी फिल्म अच्छी है, किसका परफॉर्मेंस अच्छा है। उन लोगों ने इस मीटू के जो इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में लिखना शुरू कर दिया और वो सारा सुशांत के खिलाफ नेगेटिव था। सुशांत इसको लेके और ज़्यादा परेशान हो गए, उनका अपना कैरियर, उनका अपना कैरेक्टर, उसको लेकर। और इसी दौरान बॉलीवुड ने क्या किया, क्योंकि सुशांत को एक तरह से जो बॉलीवुड के अंदर के लोग थे वो सच है काट रहे थे, वो नहीं चाहते थे कि ये बहुत आगे बढ़े। उन लोगों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और इस मीटू एलिगेशन के दौरान एक तरह से सुशांत के कैरेक्टर का असैसिनेशन करना शुरू कर दिया। कह रहे ये तो इसका कैरेक्टर ही ख़राब है, ये है वो है, कहाँ से चले आते, ये सारी बातें हुई। इन चीज़ों की जानकारी जब सुशांत को मिली तो सुशांत इससे और परेशान हो गए और इस परेशानी में उन्होंने क्या किया, ड्रग्स का सहारा लिया। जो ड्रग्स अब तक वो आमतौर पे तब आदी नहीं थे, जो ही लेते थे, इन चीज़ों ने ड्रग्स की तरफ पूरी तरह से धकेल दिया और सुशांत के कंजम्पशन की जो मात्रा है वो पूरी बढ़ती गई। इतनी कि एक एक दिन में फिर वो 10-10 सिगरेट पीने, जो भरी हुई सिगरेट वो शुरू कर दी। 1.5 महीने के बाद वो कोई स्टार फिर सामने आती है और सफाई देती है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, कोई एलिगेशन नहीं। इसके बाद सुशांत थोड़े नॉर्मल होते हैं। इस नॉर्मलसी के बाद सुशांत बीच में ये तय भी करते हैं कि वो स्मोक भी छोड़ देंगे, ड्रग्स भी छोड़ देंगे, लेकिन फिर वो अपना वादा नहीं निभा पाते। ये सब स्टेटमेंट है। इसके बाद अचानक लॉकडाउन आ जाता है। इस लॉकडाउन के दौरान कई चीज़ें बदल जाती हैं। 22 मार्च 2020 को दीपेश सावंत को सुशांत अपने घर भेज देते हैं, क्योंकि कोरोना फैल रहा था और ये बार बार मुंबई में ज़्यादा हो रहा था कि आप कोरोना में दूर रहें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने स्टाफ, अपनी मेड, उन सब का आना बंद कर दिया क्योंकि ख़तरा था। तो इसी वजह से स्टाफ कम लोगों से मिलने जुलने, ये वजह थी कि दीपेश सावंत को सुशांत ने वापस घर भेज दिया। अब दीपेश सावंत घर चले गए और ये लॉकडाउन वो पीरियड है जिसने कायदे से इस ड्रग्स एंगल का खुलासा कर दिया। अगर ये लॉकडाउन ना होता, अगर दीपेश सावंत घर ना जाता, तो शायद मैं अभी आपको जो ड्रग्स की पूरी कहानी सुना रहा हूँ, ये सारी चीज़ें होती नहीं। इसलिए कि अब तक जो हो रही थी वो तीसरे, चौथे, पाँचवें शख्स के जरिए हो रही थी। पहली बार इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ, पहली बार पैसों के लेन देन का प्रूफ इस लॉकडाउन ने कायदे से एनसीबी को दे दिया। दीपेश सावंत के जाने के बाद रिया चक्रवर्ती ने दीपेश सावंत का रोल खुद प्ले करना शुरू किया। उन्होंने शौविक चक्रवर्ती को इसमें उतारा। शौविक के जितने दोस्त थे ड्रग पैडलर, उनके जरिए बातचीत कराई और अब जो ड्रग्स मंगाने लगे उसके डायरेक्ट व्हाट्सएप पे एविडेंस आने शुरू हो गए। रिया शौविक को कर रही, शौविक बासित, जाहिद, सूर्यदीप को कर रहा है। न सिर्फ ये व्हाट्सएप चैट पे ड्रग्स की बात हो रही है, बल्कि फिर पैसे कैसे देने हैं तो वो डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड के जरिए वो पैसे दे रहे हैं, उसके भी रिकॉर्ड आ गए। तो इस लॉकडाउन ने एक सबूत दे दिया
अगर ये लॉकडाउन ना होता, ये सारी चीज़ें ना होती, दीपेश सावंत घर पे ही होता, तो शायद ये प्रूफ ना मिलते, ये सबूत ना मिलते, और शायद एनसीबी का इसमें कोई दखल भी नहीं होता, क्योंकि ईडी जब जांच कर रही थी तो ईडी को सबसे पहले यही सबूत मिले थे रिया और शौविक के, और ये उन्होंने फिर एनसीबी को दिया, और एनसीबी को ये सारे सबूत मिले, जिसके बाद जांच शुरू हुई और ये सबूत लॉकडाउन दे गया, जिसके बाद फिर कड़ियाँ जुड़ती गई। लॉकडाउन में अब ड्रग्स देने का काम रिया चक्रवर्ती के हाथ में आ गया, उनके भाई के हाथ में आ गया। इस बीच में रिया चक्रवर्ती एक बार सुशांत को अपने घर भी ले गई। उस घर में WE एक कोरियर कंपनी है, उसके जरिए बाकायदा कोरियर से भी ड्रग्स मंगाए गए, और उस ड्रग्स का इस्तेमाल रिया चक्रवर्ती के अपने घर में हुआ जहां सुशांत रहे। रिया के फादर एनसीबी के हिसाब से वो डॉक्टर हैं, पहले शायद आर्मी में थे। ये जो ड्रग्स, गांजा या कोक ऐसा होता है, अगर कोई छुप के बाथरूम में या कहीं और मिले तो इसकी स्मेल पूरे घर में फैल जाती है। एक सिगरेट का स्मेल और एक ड्रग्स का स्मेल, खासतौर पे गांजा, चरस, कोक तो खैर नाक से लेते हैं, इस तरह के जो सिगरेट से आप लेते हैं उसकी स्मेल फैल जाती है, और कोई भी एक सेकंड में अंदाज़ा लगा लेता है कि ये क्या पी रहा है। तो एक पढ़े लिखे डॉक्टर, और ऐसा है कि रिया के फादर को ये पता नहीं कि उनके घर में ड्रग्स लिया जा रहा है, ये नामुमकिन है। लेकिन जो स्टेटमेंट है रिया का, उसमें उसने कहा है कभी उसके फादर ने उससे पूछा नहीं कि तुम लोग क्या पी रहे हो। ये बड़ी हैरत की बात है, क्योंकि पता चल जाता है। लेकिन रिया के माँ बाप को भी पता था कि रिया ड्रग्स लेती है, ये बात पूछताछ में शामिल आई और रिया ने बताया भी। तो उस घर पे भी ड्रग्स लिया, उसके बाद फिर ये वापस आए। इस दौरान में लॉकडाउन ने फिल्म की शूटिंग रोक दी, बाकी चीज़ें रोक दी, और अब रिया और सुशांत एक ही घर में करीब 2-3 महीने हो गए, और सुशांत इन चीज़ों को लेकर और लॉकडाउन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होने लगा। बाहर निकलना बंद था, इधर उधर मिलना जुलना लोगों ने छोड़ दिया था, क्योंकि सभी कोरोना की वजह से दूरी बना कर रखे हुए थे। इस लॉकडाउन में अब सुशांत ने ड्रग्स की अपनी कंजम्पशन और बढ़ा दी। अब यहाँ पे रिया तो ये बयान दे गई, लेकिन अब ये एनसीबी और बाकी सीबीआई जो जांच करे उसको देखना है कि ये कंजम्पशन सुशांत ने लॉकडाउन और बाकी चीज़ों से बढ़ाई, या रिया का साथ होने की वजह से कंजम्पशन की मात्रा बढ़ी, ये भी देखना। हालांकि रिया ने यह भी कहा कि वो जब सुशांत की उसने हालत देखी ड्रग्स कंजम्पशन को लेकर, तो उसने धीरे धीरे ड्रग्स लेना कम करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे लगा कि इसके साइड इफेक्ट्स बहुत थे। लेकिन ये भी अपने वो बचाव में भी कह सकती है, इसकी भी जांच हो रही है। तो फिर जो बयान है उसके मुताबिक आखिरी के दिनों में सुशांत पूरी तरह से ड्रग्स पे डिपेंडेंट थे। ये रिया का स्टेटमेंट है एनसीबी के पास और लिखित में है। और एक एक दिन में 10 से 20 सिगरेट पीना शुरू कर दिया था। 10 से 20 सिगरेट बहुत ज़्यादा होते हैं, और कई बार अपने सेंसेस में नहीं होते थे, अपने होशो हवास में नहीं होते थे, ये भी बयान है। 8 तारीख की जो कहानी है, जो एनसीबी के स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि क्या हुआ, ड्रग्स की वजह से लड़ाई हुई, क्यों छोड़ कर गई थी, तो उस पर रिया ने खुलासा किया है। रिया ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान घर में रहते हुए वो खुद अजीब सी हालत की एक शिकार हो गई थी, डिप्रेशन और बाकी चीज़ों की। फिर उसे लगा था कि यार अब अपना फिल्मी करियर भी जो है वो कहीं ठहर सा गया, रुक सा गया है, और ऐसी ही जीती रही तो शायद फिल्मी करियर भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो उसने कहा कि सुशांत को उसने अर्जुन को ये कहा था कि तुम अब बहुत ज़्यादा ड्रग्स पे डिपेंडेंट हो गए। हालांकि उसने कुछ और शब्द लिखे हैं उस पर, वो शब्द मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ जो बयान में जो कहा है। तो या तो तुम छोड़ दो, और वरना फिर कुछ बचेगा नहीं। और इसके बाद रिया ने यह फैसला कर लिया था कि वो सुशांत का घर और सुशांत दोनों को छोड़ देगी अपना फिल्मी करियर बनाने के लिए। और इसके बाद जो भी होता 8 जून को रिया वहाँ से निकल जाती है। लेकिन एनसीबी को दिए बयान में रिया ने कबूल किया है कि 8 जून को जब वो निकली थी, ये उसका फाइनल ब्रेकअप था। इसके बाद अगर सुशांत जिंदा भी होते तो शायद उसकी ज़िंदगी में कभी लौट कर नहीं आती। और उसने रीज़न बताया कि उसका लगता था कि अब शायद उसका फिल्मी करियर और बाकी आगे नहीं बढ़ पाएगा अगर वो सुशांत के साथ रही। और कुछ ऐसे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर और एक्टर थे जिनके साथ उसको काम करने का मौका मिल रहा था। हो सकता है ये वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे जो शायद सुशांत को पसंद नहीं करते थे, और उनकी ये थी कि तुम पहले सुशांत को छोड़ो, फिर हम तुम्हें फिल्म में अपने काम देंगे। क्योंकि बॉलीवुड में सुशांत को लेकर बहुत सारे जो नेपोटिज्म की बात है
वो पूरी तरह से झूठ नहीं है, सच है, उसमें बहुत कुछ सच है कि बहुत सारे लोग सुशांत के करियर को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते थे। तो उन्हीं में से कुछ लोग थे और रिया को मौका, अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, अपॉर्चुनिस्ट थी। फिर उसने ये भी स्टेटमेंट में दिया कि मुझे सुशांत की ज़रूरत थी पर सुशांत को शायद मेरी ज़रूरत नहीं थी। तो एक वजह ये भी थी कि छोड़ने की। तो फिल्मी करियर, नए ऑफर, नए डायरेक्टर, नए उन लॉबी के साथ काम करना जो शायद सुशांत को पसंद नहीं करते, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रिया ने 8 जून को सुशांत का जो घर छोड़ा वो फाइनल था, ब्रेकअप था। इसके बाद वो सुशांत की ज़िंदगी में नहीं लौटती अगर सुशांत जिंदा होते तो भी। रिया ने अपने स्टेटमेंट में कुछ डायरेक्टर के भी नाम लिए, कुछ को स्टार के भी नाम लिए, कुछ एक्टर एक्ट्रेस के भी नाम लिए जिनका ड्रग्स के साथ संबंध है, इस मौत और इस केस से नहीं, लेकिन किस तरह फिल्मी पार्टियों में, फिल्मों में ड्रग्स दिया जाता, खरीदा जाता, कहाँ से आता है। ख़ासतौर पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी कही कि जो नई लड़कियाँ खासतौर पर फिल्म इंडस्ट्री में आती हैं अपना करियर बनाने को लेकर, उनको कैसे धोखे से और किस तरीके से बहला फुसला कर ड्रग्स दिया जाता है और उनको ड्रग्स की लत लगाई जाती है। ये भी पूरे एनसीबी के स्टेटमेंट पर दर्ज है। जो नाम है डायरेक्टर और बाकी लोगों के, वो नाम मैंने आपको बताया कि अभी खुलासा करना है, इसलिए ठीक नहीं कि अगर मैं वो नाम ले लूँ और एनसीबी कल को उनको सम्मन न भेजे तो फिर वो उल्टा केस कर सकते हैं। तो एनसीबी जांच कर रही है, पता करने की कोशिश कर रही है। जो भी सच होगा और जिन जिन के खिलाफ सबूत मिलेंगे उनको सम्मन भेजा जाएगा। तो लगभग ये पूरा निचोड़ था जो एनसीबी को रिया चक्रवर्ती ने अपना स्टेटमेंट दिया, जो बयान दिया, उनके दस्तखत हैं इस बयान पर, और उसी बयान की वजह से और जो सबूत मिले हैं उसके साथ वो इस वक्त जेल में है इसी ड्रग्स केस में। सीबीआई अब इसी बयान के आधार पर बाकी लोगों से पूछताछ कर रही है। जैसे उसके बाद जया शाह का नाम आया, श्रुति मोदी का नाम आया। तो जब श्रुति मोदी और जया शाह का नाम आया तो इनके ज़रिए फिर मामला करिश्मा तक पहुंचा, फिर आपके दीपिका पादुकोण तक पहुंचा, फिर श्रद्धा कपूर तक पहुंचा, सारा अली खान तक पहुंचा। तो बाकी का तो पता नहीं, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर और बहुत मुमकिन है कीर्ति, इन तीनों को एनसीबी शायद जल्दी बुलाए और इनसे पूछताछ करे, क्योंकि सारा अली खान का केदारनाथ की शूटिंग के दौरान सुशांत के ड्रग्स की पूरी बात बड़ा इंपॉर्टेंट है इस केस में, तो उनसे पूछताछ होगी। श्रद्धा कपूर, कुछ ऐसी पार्टी हुई जिसमें ड्रग्स का इस्तेमाल हुआ, जिसमें सुशांत भी थे और रिया भी थी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ख़ास बात यह है कि कभी न कभी किसी न किसी मोड़ पर रिया और सारा ने भी एक साथ ड्रग्स लिया, रिया और श्रद्धा ने भी लिया, रिया और सुशांत ने भी लिया, रिया और कीर्ति ने भी लिया। तो ये एक साथ तो नहीं थे कभी, लेकिन अलग अलग मौके पे इन सब ने ड्रग्स ज़रूर लिया। और इसी की सारी जो चैट और बाकी चीज़ें हैं वो एनसीबी के पास है, और एनसीबी इसीलिए अब इन लोगों से पूछताछ कर जो पूरा ड्रग्स का एक जाल है उसको साफ करना चाहती है। तो आज की कहानी में इतना ही। दिल्ली के एम्स की फॉरेंसिक टीम पे भी मेरी नज़र बनी हुई, जैसी अपडेट आएगा ज़रूर दूंगा। चूँकि मैं आज लगातार अब पिछले कई दिनों से अलग अलग कहानियाँ सुना रहा हूँ, ये एक एनसीबी में रिया का दिया हुआ पूरा स्टेटमेंट आगे चलकर यही कोर्ट में सबसे अहम होने वाला, कम से कम रिया के केस में, तो ये बड़ा ज़रूरी था कि इस स्टेटमेंट को आप तक पहुँचाऊँ और अपने कुछ ख़ास जिन लोगों की वजह से ये सारे स्टेटमेंट के बारे में जानकारी मिली उनका पूरा शुक्रिया पूरी क्राइम तक फैमिली की तरफ से। तो थैंक यू वेरी मच। आज इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।